नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश की पॉलिटिक्स में एकदम से बहुत चीजें तेजी से घटनाक्रम चल रहा है और देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें एक पल में भी लगता है ना जैसे कि ये बहुत अच्छा कर रही है और इसको कौन हरा पाएगा। बात हो रही थी कि अगले 50 साल तक बीजेपी तो इनविंसिबल है। कल एक इंसिडेंट हुआ बिहार में, नीतीश सरकार मतलब जो बीजेपी के साथ थी वो हटी और नीतीश सरकार आरजेडी के साथ बन गई आज, और उसने सारा बहुत सी चीज़ों का मायने चेंज कर दिया। मैं उसको आपके साथ डिटेल में समझने और समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि इसका इम्पैक्ट बीजेपी दिखा ना रही हो लेकिन उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बीजेपी एक पार्टी है और उसका जो अलायंस है उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, एनडीए। बीजेपी की अपनी 303 सीटें हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की आज की तारीख में 332 सीट हैं। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा इसमें कौन कौन इसके वो हैं। मेजॉरिटी 273 की होती है। अब 273 से 332 के बीच में 59 सीट ज्यादा है, मतलब अगर 60 सीट इनकी एनडीए की कम हो जाती हैं तो एनडीए सरकार मतलब मेजॉरिटी की सरकार नहीं रहेगी। ये एक पक्ष हुआ। अब जरा समझ लीजिए कि एनडीए का इस समय कौन कौन एनडीए के साथ है। एनडीए में 303 सीट वाले बीजेपी, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है वो है जो रिबेल है शिवसेना के 12 वो लोग। तीसरे नंबर पे एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। अब देखिए शिवसेना की भी दिक्कत क्या है कि वो 12 जो रिबेल हैं वो फिर से शिवसेना के, एक तो शिवसेना का कौन सी असली शिवसेना है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को ही अभी तक राइट्स हैं और इलेक्शन कमीशन उनके पक्ष में नहीं होता है तो बात दूसरी है। तो ये शिवसेना के लोग भी वापस आ पाएंगे शिवसेना के टिकट पे या बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी 1, शिवसेना नंबर 2, नंबर 3 पे है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी वाली। अब उनके लड़के और उनके चाचा, मतलब रामविलास पासवान जी के लड़के और रामविलास पासवान जी के भाई के बीच जिस तरह का युद्ध हुआ है और जिस तरह से घर खाली हुआ और जिस तरह से भतीजे और चाचा के बीच में जो वो है, वो एनडीए या वो कितने दिनों तक बैलेंस कर पाएगा ये नहीं मालूम है, ये देखने वाली बात होगी। अब 6 सीट उसकी, अपना दल सोनेलाल जो यूपी से है उनकी 2 सीट। तो ये अदर देन बीजेपी केवल 3 पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा सीट हैं। बाकी 6 पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास 1-1 सीट है, और वो सब पार्टीज मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और एक ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, 1-1 एमपी वाली पार्टी। तो अब नॉर्थ ईस्ट का तो देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जिसकी दिल्ली में सरकार होगी नॉर्थ ईस्ट के लोग उन्हीं के साथ जाते हैं, और इसमें कोई खराबी भी नहीं है भाई, जो सरकार वहां है। अब मैं आता हूं मुख्य बात पे जो कल नीतीश जी ने किया। जेडीयू 2022 में एनडीए छोड़ने वाला पहला दल बना। 2019 में मोदी जी जब फिर से दोबारा चुन के आए, उसके बाद कौन कौन लोग छोड़ चुके हैं एनडीए का साथ, वो जरा एक सिलसिलेवार समझ लीजिए। 2019 में 2 पार्टी ने छोड़ा, शिवसेना और तेलुगु देशम ने। 2020 में शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली अगर आपको याद हो राजस्थान, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ये 3 पार्टी ने छोड़ा एनडीए का साथ। 2021 में डीएमडीके और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इन 2 पार्टीज ने छोड़ा, और अब जेडीयू को मिला के 2019 से अब तक 8 पार्टी एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, और जिनके जैसे शिवसेना के पास ओरिजिनली 18 एमपीज थे, जेडीयू के पास 16 एमपीज थे, इस तरह के लोगों ने छोड़ा है। 2019 इलेक्शन में नीतीश कुमार ने इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के साथ, उसमें 17 सीट बीजेपी, 17 सीट पे जेडीयू, 17 सीट पे और 6 सीट पे एलजेपी। जेडीयू 1 सीट नहीं जीत पाई, बाकी 39 सीट पे एनडीए जीता था। अब जरा उस समय से ये समस्या शुरू हुई है, ये समझने की कोशिश करिए। जेडीयू के 16 लोग जीत के आए थे और उनको 1 बर्थ ऑफर की जा रही थी, मतलब उनका 1 ही मंत्री बनाने की बात कही गई, जो मतलब नीतीश कुमार को एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद जो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी थी, उनके 6 एमपी थे, लेकिन उनको 1 कैबिनेट पर्स मिली, 6 पे 1 मिली, 16 पे भी 1 दे रहे थे। और खुद बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आप खुद भी कम किए होते तब समझ में आता। आपके 17 एमपी लोकसभा हैं, हम राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं, लोकसभा की उस पर ही आप ये बांट रहे थे। आपने कितने मंत्री बनाए? आपने बनाए 5 मंत्री, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय। ये 5 मंत्री आप बना रहे हैं 17 सीट जीत के। 16 सीट वाले को आप 1 बर्थ ऑफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में बुरा तो लगना था। नीतीश की उस समय मजबूरी थी, वो जा नहीं सकते थे।
अब आइए 2020 का इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन। नीतीश जी की जो पार्टी थी जेडीयू, वो 115 सीट पे लड़ी और उसके 43 एमएलए जीत पाए। बीजेपी 110 सीट पे 74 एमएलए, वीआईपी पार्टी 4 एमएलए और हम 4 एमएलए। अच्छा, आरजेडी 75 सीट पे जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन विधानसभा बन गई। अब इसमें इस 2020 इलेक्शन में ये जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच की दूरी है और जिस वजह से ये सारी चीजें होने लगी, वो भी समझने की कोशिश करिए। चिराग पासवान को एक ही काम दिया गया था, नीतीश कुमार को किसी तरह से हरा के नंबर 3 की पार्टी बनाना, और ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बार बार बोले हैं कि मुझे काम दिया गया था। और उनकी पीठ पे पूरी तरह से अमित शाह का हाथ था। उनको एनडीए से निकाला नहीं गया, वो वहां सब जगह लड़ाया उन्होंने कैंडिडेट जहां पे नीतीश कुमार के, मतलब जेडीयू के कैंडिडेट थे। और नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि हमारी करीब 27 सीट तो हम हारे हैं केवल लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से। तो उनको हराने के लिए बीजेपी के अमित शाह जी के शह पे चिराग पासवान ने ये काम किया। तो एक तो ये गुस्सा था। दूसरा, एक चीज और समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं ना बार बार, बीजेपी कहते हैं कि नहीं हमने तो छोटा पार्टनर, उनके कम सीट आने के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, कम सीट आने के बाद उनको सीट। दो चीजें मैं पहले मैं एक बात कह लूं, फिर आपको टेक्निकल बात बता दूं और फिर उसके इंप्लीकेशन, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बताऊं। बीजेपी क्लेम नहीं कर सकती थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने। अगर नीतीश ये कहते कि मैं आपके चीफ मिनिस्टर को, जो शिवसेना के साथ हुआ महाराष्ट्र में, अगर आप याद करिए, अगर गवर्नर के सामने कोई चॉइस रहती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना उनकी मजबूरी थी, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, ना कि बीजेपी। नीतीश कुमार अपना समर्थन उनको नहीं देते तो करते क्या ये 74 पार्टी वाले को गवर्नर 75 को इग्नोर करके नहीं बुला सकते थे। तो इनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था अदर देन नीतीश को ही वो करना। दूसरा, अब ये धीरे धीरे बीजेपी एक उसमें आ गई, बीजेपी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन करती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन मतलब व्यक्ति के ऊपर वोट मांगती है। उन्होंने नीतीश को आगे करके वोट मांगा, अभी भी आके कहा कि नीतीश ही फिर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे। तो नीतीश चीफ मिनिस्टर हैं तो दिक्कत क्या है इसमें पीपल्स मैंडेट के साथ कहां धोखा हुआ है? अगर मैं बीजेपी की लॉजिक की बात कर रहा हूं, अगर बीजेपी ये कह रही है कि धोखा, क्यों धोखा हुआ? आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर होंगे नीतीश चीफ मिनिस्टर हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एमएलए चुन के आता है और एमएलए ये चुनता है कि उसका चीफ मिनिस्टर कौन होगा। लोग नहीं चुनते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। अब इसमें अगर 165 164 एमएलए ये कह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब जरा एक दूसरा इरिटेंट ये था। अब एक चीज इसी में और समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। बीजेपी को ये खटक रहा था कि मैं सेकंड लार्जेस्ट, तो बीजेपी ने अपने ही साथ, जो उनके ही साथी थे वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी जी वाली, उसके 3 एमएलए तोड़ के अपने साथ कर लिए। आपके साथ जो रहता है उसको ही तोड़ के आप भी हैं, मतलब अगल बगल में इस तरह का होता है कहीं? उन्होंने अपने ही साथी को तोड़ के उसके 3 एमएलए कर लिए। अब वो हो गए 77, तो अब वो सिंगल लार्जेस्ट हो गए। तो वो आगे की तैयारी हो रही थी कि किसी दिन अगर जरूरत पड़े तो हम गवर्नर से कह सकेंगे कि भाई आप सिंगल लार्जेस्ट के तौर पे हमें बुलाइए। लेकिन तेजस्वी यादव जी को आप जो भी कहिए, इस कम उम्र में या तो वो लालू जी उनको सिखाते हैं या जो भी उनकी ट्रेनिंग है, या वहाँ पे पुराने लोग हैं वो उनकी सुनते भी हैं, जगता बाबू और इन सब की वहाँ पे सुनते भी हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 75 इनके थे, इन्होंने 4 AIMIM के तोड़ लिए, तो ये 79 होके फिर से लार्जेस्ट पार्टी इन दी विधानसभा हो गए। तो अभी भी लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। दूसरा जो एक समस्या हुई जिसकी वजह से मैं वो कारण बता रहा हूं कि ये ओवरनाइट नहीं है। नीतीश को जिस तरह से शैबली ट्रीट किया है बीजेपी में ने, ये उसके कारण है। आरसीपी सिंह पूरी तरह से एक नौकरशाह थे, IAS अधिकारी थे, नीतीश के पीए हुआ करते थे, या पीए कहिए या सेक्रेटरी कहिए, जो भी। उनको नीतीश ने, अब भाई उनके सजाती थे, नीतीश जी ने उनको सजाती समझ के, जो भी समझ के उनको अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का। और फिर आरसीपी सिंह ने, जब ये बात आई कि उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, तो उन्होंने खुद ही मंत्री बनना। वो एक जो 2019 में नीतीश जी ने मना किया था कि भाई हम एक आदमी का नहीं लेंगे, वो इन्होंने एक्सेप्ट करके खुद ही कैबिनेट मंत्री बन गए। अब इनको फिर
बहला फुसला के अमित शाह साहब ये कि तुम हमारे साथ, ये शिंदे जी वाला कि इसको कैसे हम तोड़फोड़ करें। अब वो केवल इसी की तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, इनके साथ साथ वो जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस में भी तोड़फोड़ करने के चक्कर में थे और आरजेडी में भी। इसीलिए आपने देखा ना कि कल जैसे ही हुआ नीतीश कुमार, तुरंत फटाफट सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग अपना वो सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि सब पार्टी को ये डर था कि ये कहीं तोड़ ना दें। और आरसीपी सिंह कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जैसे एकनाथ शिंदे जी हार्डकोर पॉलिटिकल है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये तो नौकरशाह हैं, काम मतलब वही करते हैं। राज्यसभा से 2 बार एमपी हो गए हैं, कोई ये भी नहीं क्योंकि एमएलए एमपी बन के कहीं जीत के आए हो। तो एक आरसीपी सिंह को जिस तरह से प्रमोट करके पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, वो भी इनको बुरा लगा। चौथी चीज, जब 2020 का इलेक्शन हुआ उसके बाद जब ये हो रहा था कि किसको क्या बनाया जाए, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश हो गए, उनके नीचे 2 चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने बीजेपी ने अपने बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते। और स्पीकर आपने अपने मन का बनाया, और जो बार बार नीतीश जी को नॉर्मल, भाई वो ही वॉज द लीडर ऑफ द हाउस, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ स्पीकर के जो वाद विवाद होता था ये सब पब्लिक डोमेन में आप कभी भी देख सकते हैं। और नीतीश जी ये चाहते थे कि सुशील मोदी बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। 2 कारण है, एक तो बहुत लंबा साथ है, लोगों को शायद पता नहीं होगा, सुशील मोदी जी और लालू जी एक साथ स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, ये सारे लोग वो थे विद्यार्थी परिषद के ही, लेकिन चाहे सुशील मोदी जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, ये सब लोग एक जगह से, एक आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो एक उनके साथ काम करने का एक थोड़ा वो था। और लास्ट में जब बात हुई, जो जेडीयू को तोड़ने के बाद, जो जैसा कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो उन्होंने अपने एमएलएज और एमपी से मिले, वो उनको सुनाई कि किस तरह से कितना कितना पैसा ऑफर किया जा रहा है किसी मंत्री के द्वारा, ये सब चीज़ें आ गई। मैंने काम किया नीतीश जी को ये करने के लिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि नीतीश कुमार अगर कल थोड़ा सा भी चूकते तो जैसा अभी तक का रिकॉर्ड है बीजेपी का कि इनके एमएलएस को उठा के मालूम नहीं कहां लेते जाते, मतलब उस बार सूरत, गुवाहाटी, गोवा नहीं, अभी अब तो भाई दूसरे जो लोग वो हैं उस पर प्लेनेट है उस पर भी जा रहे हैं ना, ग्रहों पे भी लोग जा रहे हैं, तो कहीं ऐसी जगह ले जाते जहां नीतीश जी पहुंच ही नहीं पाते। तो ये जरूरी था, उन्होंने इस डिसीजन को लेकर लाइटनिंग स्पीड से काम किया और ये उन्होंने अपने पार्टी को तोड़ने से बचा लिया। देखिए एक चीज और समझिए, नीतीश जी मूल रूप से कोलिएशन सरकार के आदमी है। उनका जो टोटल अपब्रिंगिंग, जो जहां से उन्होंने सीखा है, जो वो किए हैं, वो कोलिएशन सरकार में बिलीव करते हैं। वो जब मंत्री बने एनडीए में तब वो कोलिएशन सरकार के मंत्री थे, जहां पे 10 तरह के प्रेशर होते हैं, एक मेन पार्टी का होता है, बाकी पार्टनर्स का होता है, इत्यादि इत्यादि। अटल जी के साथ एनडीए का कोलिएशन था। 2005 से अभी तक जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये 8वीं बार उन्होंने आज शपथ ली है, वो कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो एक गठजोड़ के ही चीफ मिनिस्टर हैं। तो उस पॉलिटिक्स को वो बखूबी चलाना और समझते हैं कि क्या लिमिटेशंस होते हैं, किस तरह से बाकी लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, क्या क्या, ये सारी चीजें समझते हैं। अब मैं आ जा रहा हूं बिहार की राजनीति पे, क्योंकि बिहार में एक चीज आप फिर देख लीजिए, वो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते, कोई जरूरत नहीं थी कांग्रेस या किसी और की, लेकिन वो कल से बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी 7 पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट है, और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि बीजेपी के साथ कोई नहीं है, बीजेपी का कोई भी वहां लोकल पार्टनर नहीं है एलजेपी को छोड़ के। अब एलजेपी की क्या हालत होगी, क्योंकि आपस उनके घर में ही इतना झगड़ा है चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में, वो देखने वाली बात हो। तो बीजेपी बिल्कुल लेफ्ट एंड हाई एंड ड्राई है इस समय वहां, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे दल थे, वो दलित का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, निशा आदि, सबको उन्होंने अपने साथ करने की कोशिश की है। अब जरा 2024 की बात कर लें। 2024 में बीजेपी लेड एनडीए को बिहार में 40 में 39 सीट्स मिली थी। इस बार इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। ये कोई, मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऐसा है, एक तरफ जनता दल, यू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम, हम, मतलब इतने पार्टीज को ले लिए हैं जो भी बैकवर्ड के छोटे छोटे पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सबको अपने साथ करके हो सकता है कि ये बिल्कुल फर्क हुआ है। क्योंकि आरजेडी और जेडीयू अभी और जनता दल वो अभी तक लोकसभा साथ नहीं लड़े हैं, क्योंकि जब एक बार उन्होंने विधानसभा साथ लड़ा था तो एब्सोल्यूट बिल्कुल स्वीप किया था उस समय। अब जरा एक चीज और होना है कि 2024 से पहले, जैसे लोग कह रहे हैं ना नीतीश कुमार जी आ गए और ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और ये मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले नीतीश कुमार जी को अपनी लीडरशिप का प्रूफ भी देना होगा।
वो प्रूव करना होगा कि आई कैन लीड दी एंटायर ऑपोजिशन। और इसमें जरूरी है कि विधानसभा चुनाव जो अभी 7-8 प्रदेशों में अगले 1-1.5 साल में होने वाले हैं, 2024 के लोकसभा से पहले, उसमें इनका क्या रोल रहता है। क्योंकि जैसे गुजरात है, गुजरात में इनका एक बड़ा रोल हो सकता है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा ये समझा दूं। कोई एक वर्ग का कहना यह है कि तेजस्वी यादव को इनको चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ देनी चाहिए और ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं ठीक रहेगा। चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहिए 2024 तक, नेशनल पॉलिटिक्स का रोल करते रहना चाहिए। आप याद रखिएगा, मोदी जी भी कोई चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ नहीं दिए थे। आप चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान रहती हैं, बहुत सी चीजें। अब जरा आ जा रहे हैं गुजरात पे, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जो नीतीश जी का पहला टेस्ट होने जा रहा है वो गुजरात विधानसभा इलेक्शन में होने जा रहा है। 2017 में बीजेपी की 99 सीट आई थी, 182 में 92 सीट्स आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए गुजरात विधानसभा में। 99 आई थी, 7 ही सीट ज्यादा आई थी। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैंने उसमें कहा है कि कैसे वो 7 भी गलत है, आज वहां इलेक्शन पिटीशन है इत्यादि। कांग्रेस की 77 आई थी। अब अगर वहां पे एक बड़ा प्रभावशाली वर्ग है पटेल का, आपने देखा ही कि बीजेपी ने किस तरह से रूपानी जी को हटा के एक पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया, और ये सब फैक्टर हैं। अब वहां पे अगर नीतीश कुमार फैक्टर काम करेगा तो वो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि अगर मोदी जी गुजरात से आके बनारस में गंगा पुत्र होके इलेक्शन लड़के जीतते हैं, तो नीतीश कुमार गुजरात में जाके सरदार पटेल के असली वारिस होके भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये कहेंगे सरदार पटेल का असली वारिस तो मैं, ये सब लोग कहां से। और वैसे भी आरएसएस और बीजेपी वाला तो सरदार पटेल का वारिस हो नहीं सकता है। मेन चीज ये है कि नीतीश जी बीजेपी के बैकवर्ड वाले उसमें कितनी सेंध लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बगल में यूपी है। हाल के चुनाव में एक चीज देखी गई थी, मैं सिर्फ एक जगह का 8 में से 8 सीट बनारस जिले से बीजेपी जीती थी, जबकि प्रधानमंत्री को वहां 3 दिन कैंप करना पड़ा था। आखिरी में बिल्कुल जोर लगाया था। बगल के सटा हुआ जिला है गाजीपुर, 7 में से 7 सीटें हार गई थी बीजेपी। किस लिए? क्योंकि वहां ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव क्षेत्र था। तो अगर नीतीश जी आके कहीं इस बैकवर्ड, जो भी बिखरे हुए बैकवर्ड है, उनको एक जगह समेटने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे, तो वो काफी कुछ गेम चेंजर हो सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें एक चीज समझने वाली हैं। नीतीश कुमार जी भी और जॉर्ज फर्नांडिस भी, ये सब लोग एनडीए को यहां तक पहुंचाने में इन लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये लोग रहे एनडीए में भले ही हो, लेकिन ये लोग उसके नेचुरल अलाइज नहीं है। इनकी जो फिलॉसफी, इनकी जो जिस तरह की राजनीति, जिन लीडर्स को ये मानते हैं, ये हिंदुस्तान वाले नहीं हैं। ये सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी भी एक्सट्रीम राइट विंग की बात नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कुछ ना कुछ माने रखेगी। अब आने वाला समय ये बताएगा कि नीतीश जी, मतलब इस समय उन्होंने एक बड़ा वो लिया है बिहार में, एक जिसको कहते हैं ना, एक स्टार्ट तो ले लिया है, लेकिन ये विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद होता है, नुकसानदेह होता है, बीजेपी के लिए कितना डैमेज करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच।